फिर आज की क्लास होगी बेसिकली ग्रेविटेशन के ऊपर। तो ग्रेविटेशन के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है तुम्हारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो सबको जानते ही होंगे कि दो मास अगर एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं, डिस्टेंस आर है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है -gm/m2/r²। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल फोर्सेज में से एक फोर्स है जो हमेशा किसी भी मास के बीच में ये लगेगा। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में दो तीन प्रॉपर्टीज हैं जो इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे कि एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये, और वीकेस्ट फोर्स होने के बाद भी जब मास की वैल्यू जो है काफी ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा होने की वजह से फिर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे तुम लोगों को पता होगा कि मून का इफेक्ट तुम्हारे ओशंस के ऊपर होता है। फोर्स बहुत ही कम है, लेकिन जब मास की वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है तब फिर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है अपने को। वैसे ही सन का इफेक्ट होता है तुम्हारे प्लैनेट्स के ऊपर, प्लैनेट्स का इफेक्ट होता है तुम्हारे अर्थ के ऊपर। तो ये कुछ बेसिकली बात है जिसमें मास अगर बढ़ जाती है तब उसका इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है इसमें फिर एक जी के बारे में है। जी की जो वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तो सबको पता ही होगा। कहीं कहीं पे ये 20/3 भी लिखा हुआ होता है, 20/3 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। तो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? सबसे पहला डिस्कवरी इसने किसने किया था? न्यूटन। तो न्यूटन ने सबसे पहले इसका लॉ दिया था तुम्हें। फ्रेमवर्क जो था, लॉ का फ्रेमवर्क जो था वो न्यूटन ने ही दिया था, लेकिन ग्रेविटेशन की डिस्कवरी उससे पहले कुछ और लोग भी थे जो इस पे वर्क कर रहे थे, लेकिन वो कभी किसी लॉ के ऊपर पहुंच नहीं पाए। लॉ के ऊपर पहुंच पाया था सिर्फ न्यूटन। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये मैंने बता ही दिया है, वैल्यूज वाइज, रेंज वाइज और ये सब चीजें वाइज। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दो ऑब्जेक्ट्स जो है, अगर उन दोनों के बीच में कोई भी मीडियम रख दो, पानी रख दो, सॉलिड्स रख दो या हवा रख दो, gm1m2/r² की वैल्यू जो है कभी भी नहीं बदलती, वो हमेशा फिक्स रहती है। मतलब एक बॉल मैं यहां रख दूं, एक बॉल मैं अगले रूम में रख दूं, तो दीवार की वजह से इस फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, कूलम फोर्स की बात करते हैं, तब वो बदल जाता है। उसमें एप्सिलॉन वाला टर्म आ जाता है। एप्सिलॉन वाला टर्म जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखते हैं, या फिर मैग्नेटिक फोर्स में म्यू नॉट वाला टर्म आ जाता है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट है, ये इस बात को दिखाता है कि वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। मीडियम बदल जाएगा तो फोर्स बदल जाएगा, बट ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी नहीं बदलता, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। और इसके अलावा ये फोर्सेस की सारी प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, वेक्टर लॉज हो गए, वो सब सारी चीज इसमें फॉलो अप होगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड का। सो व्हाट इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड सबको पता ही है, जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज के अराउंड, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड होता है तुम्हारा मास के अराउंड। मास के आसपास अगर कोई दूसरा मास को रखा जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय वो मास, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट मास, उससे अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में। इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर तुम जब फील्ड पढ़ते हो तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, वो मतलब इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, लेकिन ये हमेशा ही इनवर्ड्स होगा। तो जब इसके फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगे तो क्या वो हमेशा अंदर की तरफ ही होंगे? तो ये हमेशा अंदर की तरफ ही होंगे। फील्ड लाइंस ऑलवेज विल बी टुवर्ड्स इनसाइड। ठीक है, और बाकी जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग हम लोग फील्ड देख सकते हैं। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए -gm/r²। फिर अगर मान लो रिंग के लिए लोगे तो रिंग के लिए एक्सिस पे फॉर्मूला सबको पता है ना, -gmx/r² + x² 3/2।
जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में फॉर्मूला पढ़ा है बिल्कुल उसी तरीके का है। के रिप्लेस हो चुका है जी से, क्यू रिप्लेस हो चुका है एम से, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी कहानी सब कुछ सेम है। और ये बस अट्रैक्टिव होगा हमेशा, उसमें वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकता था, यहां पे अट्रैक्टिव होगा। जी और के बिल्कुल एक टाइप की चीजें हैं, एम और क्यू एक टाइप की चीजें। जब भी कंफ्यूजन हो फॉर्मूलेज में इन दोनों को रिलेट करके देख लेना हमेशा। वैसे ही डिस्क का भी फॉर्मूला चलेगा, डिस्क में जैसे सिग्मा का टर्म हमने यूज किया था, यहां पे भी सिग्मा का टर्म यूज होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा मास अपॉन एरिया, मास अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। फिर सॉलिड स्फीयर का, फिर हॉलो स्फीयर का, फिर रिंग का, ये फिर तुम्हारा ये जो है सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का, वो सब सारी फील्ड की फॉर्मूले सेम रहेगी। इलेक्ट्रोस्टैट से कनेक्ट करके देख लेना। फिर इन्फिनिटी चार्ज, सॉरी इन्फिनिटी लाइन, तो यहां पे भी अगर कोई इन्फिनिटी लाइन ले लिया जाए, वहां पे आता था 2k लैम्डा अपॉन आर, तो k रिप्लेस हो जाएगा g से, लैम्डा रिप्लेस हो जाएगा इसके लैम्डा से, और r का r ही रहेगा। वैसे ही अगर मान लो मैं इन्फिनिटी सीट ले लूं, तो इन्फिनिटी सीट की वजह से वहां पे आता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलन। यहां पे बेसिकली सिग्मा की वैल्यू डाल देंगे इसके हिसाब से, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलन, एप्सिलन की जगह पे हम यहां पे g का यूज करेंगे। जैसे उसको k में कन्वर्ट कर लो एप्सिलन से, 1/4 पाई एप्सिलन जो है वो k होता है, तो एप्सिलन की वैल्यू यहां से हो जाएगी 1/4 पाई k, तो k की जगह पे हम लोग g रिप्लेस कर लेंगे, तो 4 पाई g हो जाएगा वो। इस तरीके से रिप्लेस करना है, ठीक है। फॉर्मूले सब कुछ सेम है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है फील्ड का, ठीक है। तो नॉर्मली जब तुम ग्रेविटेशन टॉपिक जब सॉल्व करते हो, तो नॉर्मली मैं तुमको बताता हूं किन किन ऑब्जेक्ट्स का फील्ड यूजुअली हम लोग देखने को मिलता है क्वेश्चंस में। एक तो हो गया रिंग, रिंग का तुम याद रखना हमेशा। दूसरा हो गया सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये दूसरी चीज है जो हमेशा तुमको देखने को मिलेगी। और तीसरा जो कभी कभी तुमको देखने को मिलेगा वो है तुम्हारा ये डिस्क। इन तीन के अलावा जो है बाकी इन्फिनिटी चार्ज या इन्फिनिटी सीट या इन्फिनाइट लाइन या ये सब जो है ये बहुत कम सवाल आते हैं इस पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेस तुमको जो है इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। दूसरा नंबर आता है इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड का। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तरह ही है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे भी चलेगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट will be potential difference या gravitational potential difference between those 2 points। तो यहां पे भी फॉर्मूलेज बिल्कुल वही चलेंगे। K रिप्लेस होगा तुम्हारा G से, M रिप्लेस हो जाएगा ये Q रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारा M से। तो पॉइंट चार्ज का जैसे वहां पे देखा था हमने KQ/R, यहां पे चलेगा -GM/R। फिर उसके बाद हमने रिंग के लिए देखा था, रिंग के लिए एक्सिस पे था KQ/√R² + x², तो यहां पे चलेगा GM/R √R² + x² माइनस साइन के साथ। पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होगा यहां पे। फिर उसके बाद डिस्क के लिए फिर सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर, वो हॉलो स्फीयर में फिर हमने देखा था कि इंटरनली जो है अंदर 0 से R तक वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना करता था। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहां पे भी बनेगा, यहां पे भी पोटेंशियल हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, वो होगा -GM/R के बराबर। और फिर अगर पॉइंट बाहर लोगे, हॉलो स्फीयर से बाहर लोगे, तो वो उसको एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करके उसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज -GM/r। फिर सॉलिड स्फीयर का जब केस लोगे, तो सॉलिड स्फीयर के केस में अंदर अलग पोटेंशियल, बाहर अलग पोटेंशियल। वो फॉर्मूला उसमें तुमको ध्यान होगा, KQ/2R² into 3R 2R³ into 3R² - x²।
ये फॉर्मूला तुमको ध्यान होगा, वही वाला फॉर्मूला यहां पे भी चलेगा। तो फॉर्मूलेज वाइज यहां पे भी सब चीजें सेम है, बिल्कुल उसी की तरह है। इसमें बस तुमको एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पे हम लोग इंफिनिटी को जीरो मानते हैं, इंफिनिटी वाले पोटेंशियल को हम लोग जीरो मानते हैं। ये हमेशा बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट इंफिनिटी के पोटेंशियल को हम लोग जीरो मान के चलते हैं। इस वजह से किसी भी बॉडी के आसपास अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा निगेटिव ही आएगा। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में हमने रेफरेंस पॉइंट डिफाइन किया था, वहां पे हमने ये बोला था कि हम ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं या उसके ऊपर किसी पॉइंट को मान सकते हैं, अपने हिसाब से वहां पे कोई भी पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। तो उस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हुआ करता था mgh, और नीचे आने पर वो निगेटिव हुआ करता था -mgh। लेकिन यहां पे वैसा नहीं है, यहां पे इंफिनिटी ही बाय डिफॉल्ट है। जब तक सवाल में ये स्पेसिफाई ना किया जाए कि इंफिनिटी के अलावा कोई तुम और पॉइंट भी ले सकते हो एज रेफरेंस पॉइंट, तब तक तुमको यही लेके चलना है। तो पोटेंशियल की वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव। हेंस क्या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव? अगर ये नेगेटिव है तो Q इंटू वी होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरीके से यहां पे M इंटू वी विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो M इंटू वी से रिलेट करोगे तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, तो फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन ये तो पता ही होगा, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr होता है। वही रिलेशन यहां पे भी चलेगा। ये है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड, ये है तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो इसको अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो इसको लिखा जा सकता है dv बाई dx आई कैप माइनस dv बाई dy जे कैप माइनस dv बाई dz के कैप। डिफरेंशियल फॉर्म का यहां पे तुमको यूज करना पड़ेगा। सो रिलेशन बिल्कुल वही है, उसी तरीके से यहां पे भी चलने वाला है। सर जैसे इसमें वी भी नेगेटिव होता है। क्या चीज? इसमें तो पोटेंशियल भी नेगेटिव ही होता है इसके ग्रेविटेशन से अट्रैक्टिव, तो माइनस आएगा इसमें रिलेशन में। यहां पे वैल्यू पुट करोगे जो मतलब v का जो एक्सप्रेशन होगा वही यहां पे पुट करेंगे अपन, वही सेम। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इस केस में? नहीं, एक r को डिफरेंशिएट करोगे तो एक और निगेटिव आएगा ना, r इज इन डिनोमिनेटर, तो पावर रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो एक निगेटिव और निकल के आएगा ना, तो निगेटिव आ जाएगा फील्ड। माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर है, जैसे माइनस जी एम बाई आर है मान लो पोटेंशियल, तो वो माइनस और वो माइनस प्लस हो गया। अब 1 बाई आर का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 1 बाई आर स्क्वायर होगा ना, तो माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर आ गया फील्ड, वही होता है। तो वो अपने आप निगेटिव हो जाएगा, तुमको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पोटेंशियल की वैल्यू पुट करो इसमें, फील्ड विल बी निगेटिव। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम कैलकुलेट करें 1 एंड 2, u2 माइनस u1, ये हो जाएगा m इंटू v2 माइनस v1। ये ठीक है, क्लियर है ये? या फिर एक को अगर अपन रेफरेंस पॉइंट मान ले, 2 को अगर अपन रेफरेंस पॉइंट मान ले, 2 को अगर अपन रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, यहां पे ये निगेटिव होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। सो 2 को अगर हम रेफरेंस पॉइंट माने तो u1 को लिखा जा सकता है m इंटू v1 माइनस v2। सो इस नहीं, सही लिखा था मैंने शायद, v2 माइनस v1 होगा। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। सो 2 को अगर रेफरेंस पॉइंट मान ले तो u1 जो होगा वो हो जाएगा m इंटू v1।
V2 is equal to 0, so U2 will also be equal to 0. So अगर हम रेफरेंस पॉइंट यहां पे अगर इंक्लूड करें तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी m इंटू V1 के बराबर. ठीक है, तो अगर मान लो यहां पे फिर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m बाई R. फिर अगर मान लो इसके अलावा तीन ऑब्जेक्ट्स रख दिया जाए तो दो दो पेयर्स बना करके सारे को ऐड कर लोगे. फिर वैसे ही अगर मान लो मैं n पेयर्स रख दूं तो n पेयर्स का उस टाइप से हो जाएगा. इलेक्ट्रोस्टैट्स में याद है ना, इस टाइप का हमने सवाल किया था. फिर इसके अलावा अगर मान लो कोई दूसरा केस लेना चाहे, अगर हम मान लो रिंग और स्फीयर का केस ले लिया तो उन दोनों के बीच में फिर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करके फिर उसको मास से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी निकाला जा सकता है. जैसे याद करो इस टाइप का सवाल हमने किया था, एक स्फीयर है एक स्फीयर है, एक रिंग है और उसके एक्सिस पे एक स्फीयर है. इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है तो इस पे पोटेंशियल लिखो और इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो. फिर इस पे पोटेंशियल लिखो, इसका मास से मल्टीप्लाई कर दो. या फिर कुछ ऐसा भी सवाल हमने किया था जब कॉन्सेंट्रिक हुआ करता था. तो कॉन्सेंट्रिक जब हुआ करता था तो अंदर वाले पर हम पोटेंशियल लिखते थे और फिर उसका हम लोग मास से मल्टीप्लाई करते थे. ये सब सारी चीजें याद है, तो ये चीजें उसी तरीके से यहां पे वैलिड होंगी. फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग एक और तरीके से देख सकते हैं जो कि है सेल्फ एनर्जी. सेल्फ एनर्जी का मतलब यह होता है कि कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी अगर है तो इस कॉन्टिन्यूअस बॉडी में भी एक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है जिसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ एनर्जी. तो अगर एक हॉलो स्फीयर का केस लो तो हॉलो स्फीयर में पोटेंशियल एनर्जी हुआ करता था kq²/2r. तो यहां पे क्या हो जाएगा -gm²/2r. और अगर मान लो ये सॉलिड स्फीयर लिया जाए तो सॉलिड स्फीयर का क्या होता था, सॉलिड स्फीयर का क्या होता था 3/5 kq²/r. तो यहां पे क्या हो जाएगा -3/5 gm²/r. ये सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर है. बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे भी वैलिड होगा. इसको हमने एक और डेफिनेशन से समझा था, याद करो. सेल्फ एनर्जी को अगर निकालना है तो सारे पार्टिकल्स को इंफिनिटी पे फेंक दो और एक एक करके इंफिनिटी से ला करके इस ऑब्जेक्ट को बनाओ. सो इंफिनिटी से इस पॉइंट पर जमा करने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को, वही एक्सटर्नल फोर्स का वर्क तुम्हारा सेल्फ एनर्जी होता है. याद है सब कुछ? ठीक है, तो उसी वही सेम फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट यहां पे भी चलेगा सेल्फ एनर्जी से रिलेटेड. ठीक है, सो अगला नंबर आता है तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपना अर्थ का ग्रेविटी है बेसिकली. विथ हाइट ये कैसे डिपेंड करता है, विथ हाइट ये कैसे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है gm/r + h² से. r को अगर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा gm/r² इंटू 1 + h/r⁻². सो यहां पे अगर तुम बाइनोमियल थ्योरम लगाकर एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा gm/r² 1 - h/2r. एक मिनट, 2h/r. सो ये हो जाएगा विथ हाइट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला. और वैसे डेप्थ के हिसाब से यहां पे सॉलिड स्फीयर का तुम्हारा फॉर्मूला चलेगा. क्या होता है सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला, ये माइनस साइन भी साथ में. सॉलिड स्फीयर के डेप्थ पे फॉर्मूला क्या चलता है -gmx/r³. तो यहां पे भी वही चलेगा -gm इंटू r - d/r³. मतलब ये हो जाएगा -gm/r² इंटू 1 - एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है. ये d/r होता था ना. हाँ ठीक है, सही है. r² को कॉमन ले लिया ना, r² को कॉमन लिया तो 1 - d/r.
तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेप्थ के हिसाब से तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला। तो डेप्थ के हिसाब से सॉलिड स्फीयर वाले फॉर्मूले से निकलता है, वही सेम तरीके से इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो जो तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जो 10 की वैल्यू आती है, वो एक्चुअली में एग्जैक्टली सरफेस पे आती है। h की वैल्यू 0 रखो या d की वैल्यू 0 रखो, दोनों में से किसी में भी 0 रखोगे तो वो तुमको वैल्यू मिलेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, जो कि होता है gm/r²। g एट सरफेस ये होता है gm/r² के बराबर। इसी का मैग्नीट्यूड जो है तुम्हारा 10 के बराबर होता है या 9.8 के बराबर होता है। ठीक है, तो वेरी करोगे तो ऊपर जाओगे तब भी ग्रेविटी की वैल्यू घटेगी, नीचे जाओगे तब भी ग्रेविटी की वैल्यू घटेगी, दोनों जगह पे घटने वाली है। ठीक है, सो ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का केस। ठीक है, अच्छा पोल्स और इक्वेटर की बात करते हैं। सो ये बताओ, पोल्स पर ग्रेविटी ज्यादा होता है कि इक्वेटर पर ग्रेविटी ज्यादा होता है? पोल्स पे ज्यादा होता है। सो पोल्स पे रेडियस जो है वो कम है इक्वेटर से, तो जहां पे रेडियस कम होगा वहां पे gm/r² की वैल्यू ज्यादा होगी। सो पोल्स पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होती है, पोल्स पे ज्यादा होती है इक्वेटर से r की वजह से। और इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन ऑफ अर्थ, अगर इसकी हम बात करें तो ये सर्कुलर मोशन में तुमने पढ़ा होगा, वही चीज यहां पे रिपीट हो रही है कि अगर कोई बॉडी जो है अगर रोटेट हो रही है तो रोटेशन की वजह से उसका जो इफेक्टिव मास है वो कम हो जाता है। जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये अर्थ है, अर्थ रोटेट हो रहा है मान लो ओमेगा से, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास m, तो अगर ये ओमेगा 0 होता तो इस पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा होता है m/g के बराबर। लेकिन अर्थ के रोटेशन की वजह से यहां पे mg तो लग ही रहा है, लेकिन एक स्यूडो फोर्स यहां पे लग रहा है m²r। ये वाला एंगल अगर थीटा ले लिया जाए तो ये वाला एंगल जो है 90 - थीटा होगा। सो अगर इसको वेइंग मशीन पे यहां रख दोगे तो वेइंग मशीन पे रखने पर जो तुम्हारा नॉर्मल का वैल्यू होगा वो हो जाएगा mg - m²r। ये थीटा तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा, m² cos थीटा। सो नॉर्मल की वैल्यू घट जाएगी, मतलब इफेक्टिव मास जो है वो तुम्हारा घट जाएगा। और स्मॉल r की वैल्यू, ये जो स्मॉल r है इसकी भी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ये 90 - थीटा ये r है। सो साइन ऑफ 90 - थीटा इज इक्वल टू r अपॉन कैपिटल R। सो r की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R cos थीटा। सो इसको इधर डालो तो ये हो जाएगा mg - m² r इंटू cos² थीटा। सो ये होगा तुम्हारा इफेक्टिव मास ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। इस थीटा को बोला जाता है लैटिट्यूड एंगल, लैटिट्यूड एंगल। और 90 - थीटा ऊपर वाला उसको बोला जाता है को लैटिट्यूड एंगल। इसको याद रखना, थीटा इज कॉल्ड लैटिट्यूड एंगल, 90 - थीटा इज कॉल्ड को लैटिट्यूड एंगल। ठीक है, ठीक है। सो अगला नंबर आता है एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी उस वेलोसिटी को बोला जाता है जो किसी पार्टिकल को अगर दिया जाए तो वो किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर सकता है। सो इट इज द मिनिमम वेलोसिटी दैट मस्ट बी गिवन टू एनी पार्टिकल टू मेक इट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल पुल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर एस्केप करके किसी फील्ड से बाहर जा रहा है तो उसकी फाइनल एनर्जी को हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। बहुत दूर अगर निकल गया वो तो फाइनल एनर्जी जो है हमेशा 0 के बराबर होता है। सो एनर्जी कंजर्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू 0 टू एस्केप। यहां से तुम्हारा मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप का तुम्हें फॉर्मुलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटेशनल पुल से आजाद हो जाएगा वो। नेक्स्ट नंबर आता है सैटेलाइट मूवमेंट अराउंड अर्थ। सो अगर मान लो यहां पे अर्थ है और एक सैटेलाइट इसके अराउंड चक्कर काट रहा है, यहां पे मान लो सैटेलाइट है, ये रेडियस r है,
ये इसका अबाउट अगर घूम रहा है, तो इस सैटेलाइट को जो सेंट्रिपिटल फोर्स यहां पे मिल रहा है, ये मान लो अगर वेलोसिटी v से चल रहा है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है। मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि Gmm/r² इज इक्वल टू mv²/r। सो यहां से v की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मिलेगी √Gm/r। और अगर अपन टोटल एनर्जी की बात करें इस सैटेलाइट की, तो वो एनर्जी है ½ प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज -Gmm/r। v की वैल्यू पुट करो यहां पे, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा -Gmm/2r। सो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज ऑलवेज निगेटिव, ये हमेशा निगेटिव होता है, और पोटेंशियल एनर्जी के हाफ होता है और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसी टाइप का रिलेशन कुछ तुमने मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ा था, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, उसी टाइप का रिलेशन यहां पे भी है। वहां पे हम लोगों ने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में देखा था, यहां पे हम अर्थ और सैटेलाइट के बीच में देख रहे हैं। सो ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन इसके हिसाब से। इसी सैटेलाइट का एक एप्लीकेशन है तुम्हारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उस सैटेलाइट को बोला जाता है जो अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट पे रहता है। अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर वो रेस्ट पे है तो दैट सैटेलाइट विल बी कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ओमेगा ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ अर्थ। अगर ये दोनों ओमेगा बराबर होंगे तो सैटेलाइट जो है हमेशा अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लो कोई अर्थ है यहां पे, मतलब अर्थ है और यहां पे मान लो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, अपने को पता करना है कि ये रेडियस क्या है, किस रेडियस पे इसको ऑर्बिट कराना है, तो वो ऑर्बिट अपन निकाल सकते हैं यहां से। सेंट्रिपिटल फोर्स यहां पे फिर से अपन को मिलेगा Gmm/r² इज इक्वल टू m²r। सो m से m काट दो, Gm/ω², ओमेगा की वैल्यू पता है, ओमेगा ऑफ अर्थ है, तो इसको डाल सकते हैं 2π/t² इज इक्वल टू r³। सारे वैल्यूज पुट कर दो, स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो r की वैल्यू आती है ये तुम्हारी आती है 6.6 r के आसपास। यहां से कैलकुलेशन करोगे तो r की वैल्यू आती है 6.6 r, 6r। तो सरफेस ऑफ अर्थ से कितना दूर है ये? सरफेस ऑफ अर्थ से ये 5.6 r डिस्टेंस दूर है। ये है तुम्हारा 5.6 r डिस्टेंस दूर। सो अगर कोई सैटेलाइट जियो स्टेशनरी है नेचर में, तो वो इसी रेडियस में घूमना चाहिए। इस रेडियस के अलावा किसी और रेडियस में भेजोगे तो वो जियो स्टेशनरी इफेक्ट कभी भी शो नहीं कर पाएगा। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। सो सैटेलाइट के अंदर एक लास्ट केस, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। ये वेटलेसनेस किसी भी सैटेलाइट में देखा जा सकता है, किसी भी, चाहे वो जियो स्टेशनरी हो, चाहे वो नॉर्मल सैटेलाइट हो, चाहे कोई भी सैटेलाइट हो। कोई भी सैटेलाइट में अगर तुम वहां पे जाकर के खड़े रहोगे तो तुम वेटलेस फील करोगे। वेटलेस फील करने का मतलब यह है कि नॉर्मल की वैल्यू 0 होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सैटेलाइट में रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट और सैटेलाइट के बीच का नॉर्मल विल बी 0 बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सैटेलाइट। सो मान लो यहां पे सैटेलाइट है और ये तुमने ऑब्जेक्ट रखा है मास m। सो इस मास m का अगर तुम एफबीडी बनाओगे तो इसके एफबीडी में तुमको दो फोर्सेस दिखेंगी, एक तो यहां पे नॉर्मल, एक यहां पे तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज Gmm/r²। और इन्हीं दोनों के रिजल्टेंट से इसको मिलेगा सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कल, सो दिस ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो मूविंग इन सर्कल। इसका मतलब Gmm/r² माइनस n इज इक्वल टू mv²/r। सो यहां से देखोगे तो mv²/r और ये वाला टर्म जो है कट जाएगा। अभी अभी जो हमने सैटेलाइट के लिए निकाला था, यही इसको सेंट्रिपिटल दे रहा था।
इसलिए n की वैल्यू जो है यहां पे हमेशा 0 के बराबर मिलेगी। कोई भी सैटेलाइट होगा अगर, तुम उसमें वेटलेस ही फील करोगे, हमेशा हवा में रहोगे तुम। हवा में रहना इज वेटलेसनेस। ठीक है, तो ये सैटेलाइट का इसमें एक एप्लीकेशन है ये। ठीक है, ठीक है। सो इसमें एक अगला एप्लीकेशन है तुम्हारा पाथ ऑफ सैटेलाइट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। सो अगर मान लो अर्थ है, रेडियस r पे अगर तुमने इतनी वेलोसिटी दी है √gm/r, इस वेलोसिटी से अगर तुम यहां पे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो सैटेलाइट जो है तुम्हारा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। यही वेलोसिटी अभी भी जस्ट कैलकुलेट करके निकाला था हमने सैटेलाइट में। पीछे पलट के देखो, जो हमने कैलकुलेट किया था यही वेलोसिटी कैलकुलेट किया था। सो अगर इस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करोगे तो ये सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा। अब यहां पे ध्यान रहे कि ये जो प्रोजेक्शन हो रहा है, ये प्रोजेक्शन टेंजेंशियल हो रहा है। अगर तुम वर्टिकल डायरेक्शन में करोगे या नीचे करोगे या किसी और एंगल पे करोगे तो फिर सर्कुलर नहीं होगा। ये हमेशा 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन हो रहा है। यहां पे 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन की बात हो रही है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 से √gm/r के बीच में है तो जो सैटेलाइट का मूवमेंट होगा वो एक इलिप्स की तरह होगा, और वो एक ऐसा इलिप्स होगा जिसमें तुम्हारा अर्थ जो है वो बनेगा दूर का फोकस। दूर का फोकस का मतलब ये ऐसा चलेगा। ये है तुम्हारा दूर का फोकस। ये है तुम्हारा इस टाइप से घूमेगा। ये है तुम्हारा दूर का फोकस। ये पास वाला था, ये दूर वाला फोकस है। समझ में आया? क्या चीज? कोई और एंगल पे हो तो, कोई और एंगल पे होगा तो फिर बदल जाएगा ट्रेजेक्ट्री। परपेंडिकुलर ही होना चाहिए तभी ये ट्रेजेक्ट्री आएगा, नहीं तो ट्रेजेक्ट्री बदल जाएगा फिर। ठीक है, अगर वेलोसिटी √gm/r से √2gm/r होगा तो फिर से ये इलिप्स ही बनेगा, लेकिन इस बार ये अर्थ जो होगा वो नियरर फोकस होगा। नियरर फोकस मतलब ये अगर अर्थ है और यहां से तुमने भेजा है तो ये बनेगा इस टाइप से। इमेजिन कर पा रहे हो? ये यहां पे अर्थ है, यहां से तुमने फेंका, ये है तुम्हारा, दूर से लौटेगा। अर्थ विल बी नियरर फोकस, दूर से लौटेगा ये। ठीक है, तो एपोगी और पेरिगी के बारे में जानते होगे तुम, कोनिक सेक्शन में पढ़ा होगा तुमने। छोटा वाले को क्या बोलते हैं? छोटे वाले डिस्टेंस को ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं और ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? कौन सा वाला? दो डिस्टेंस होता है ना इसमें, एक ये डिस्टेंस एक ये डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को क्या बोलता है? कोनिक सेक्शन में देख लेना, इसमें से एक एपोगी होगा और एक पेरिगी होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर आता है तुम्हारा v = √2gm/r। v = अगर √2gm/r हुआ तो ये जो होगा ये पैराबोलिक शेप में होगा। स्केप करेगा, ये स्केप वेलोसिटी एक्चुअली में स्केप करेगा, लेकिन पैराबोलिक शेप में स्केप करेगा। मतलब अगर यहां से तुमने अगर इसको स्केप वेलोसिटी दिया है तो ये पहले ऐसे घूमेगा फिर ऐसे निकलेगा। ये पैराबोलिक शेप में स्केप करेगा, पैराबोला बनते हुए स्केप करेगा। और अगर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन √2gm/r तो स्केप तो फिर से करेगा यहां पे, लेकिन इस बार जो शेप होगा वो पैराबोलिक नहीं होगा, इस बार हाइपरबोलिक होगा। सो लास्ट वाला केस में हाइपरबोलिक होगा। मतलब अगर अर्थ है यहां पे और यहां पे तुमने इसको वेलोसिटी दिया है तो इस बार इसकी जो स्केप होगी वो स्केप दिखेगा तुमको ऐसा।
हाइपरबोला। सो हाइपरबोलिक एस्केप होगा। ये तुम्हारे ट्रेजेक्टरीज हैं, 5 टाइप के ट्रेजेक्टरीज हैं, ठीक है। तो सो लास्ट पोर्शन जो है इसमें वो है केपलर्स लॉ। केपलर के 3 लॉज हैं, केपलर के जो है 3 लॉज हैं, और ये जो तीनों लॉज हैं ये प्लैनेटरी मोशन के ऊपर है, प्लैनेटरी मोशन अराउंड द सन। तो सबसे पहला जो लॉ है वो क्या है, वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट ये बताता है कि किसी भी प्लैनेट का मोशन सन के अराउंड एक इलिप्स होता है। दिस इज योर फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज इलिप्स, ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ जो है वो है तुम्हारा लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कोई भी प्लैनेट अगर सन के अराउंड घूम रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा उसके रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, इस तरीके से टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो ये जो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है ये हम लोग प्रूफ करते हैं सर्कुलर मोशन मान के। इलिप्स को नियर अबाउट सर्कल में हम लोग कंसिडर करते हैं और उसको सर्कल मानते हुए हम इसको प्रूफ करते हैं। इलिप्स में नहीं आता लेकिन हम इलिप्स में अप्रोक्सीमेटली लगाते हैं इसमें, ठीक है। इलिप्स में भी लगा सकते हो और सर्कुलर मोशन में भी लगा सकते हो, दोनों में ये लॉ लगाया जा सकता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एंड द लास्ट लॉ इज लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी वो क्या सजेस्ट करता है, वो ये सजेस्ट करता है कि द एरिया स्वेप्ट बाय एरियल वेक्टर इन इक्वल टाइम इज इक्वल अराउंड दैट मोशन। मतलब यहां पे सन है अगर और यहां पे अर्थ है, ये है तुम्हारा वेक्टर, एरियल वेक्टर। तो अगर मान लो टी टाइम में ये इतना एरिया स्वेप्ट कर रहा है तो इतना ही एरिया बाकी किसी भी टाइम में ये स्वेप्ट करेगा। मतलब अगर मान लो मैं यहां पे कंसिडर करूं प्लैनेट को और यहां से टी टाइम में वो यहां पे जा रहा है तो ये वाला जो एरिया आएगा ये वाला एरिया भी बराबर ही होगा। सो यहां का एरिया अगर A1 है, यहां का एरिया अगर A2 है, सो A1 विल बी इक्वल टू A2। एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम इज इक्वल फॉर एनी सेगमेंट ऑफ दिस मोशन। सो इसी से अपने को ये रिजल्ट मिलता है कि dA बाई dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू L अपॉन 2m, where L is the angular momentum about the sun and m is the mass of the planet. L is angular momentum about sun and m is the mass of the planet. ये तुम्हारे तीनों लॉज। सो ये तुम्हारा ग्रेविटेशन का थ्योरी ओवरऑल, ठीक है। सो इसी तरीके से मैं तुमको हर क्लास में बताऊंगा, ओवर भी बताऊंगा, मैं तुमको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऊपर ऊपर से बताऊंगा बस। तुमको अगर कहीं पे भी डाउट लगे तुम मुझको पूछ लेना, मैं तुमको फिर डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ओवरव्यू में देता रहूंगा, ऐसे ही टॉपिक बताता रहूंगा, उसका मैं तुमको मतलब इस टाइप का थ्योरी बताता रहूंगा, लेकिन मैं डीप में नहीं जाऊंगा कि प्रूफ बता रहा हूं और वो सब बता रहा हूं। प्रूफ की बात यहां पे नहीं होगी बस। अब प्रूफ की बात और रीजनिंग की बात तब आएगी जब तुम मुझसे पूछोगे कि सर ये वाले का मेरे को रीजनिंग बता दो कि ये कैसे हुआ करता था, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करो। अच्छा एक मिनट एक है तुम्हारा बाइनरी स्टार सिस्टम भी। बाइनरी स्टार सिस्टम जो है ये रह गया है, इसको मैं बता देता हूं जल्दी से। सो अगर मान लो एक स्टार है यहां पे M1, अगर स्टार है यहां पे M1 और एक यहां पे दूसरा स्टार है M2, सो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पे कहीं पे होगा, मान लेते हैं यहां पे कहीं पे होगा। सो बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास और M1 के बीच में ये जो डिस्टेंस होगा, यही डिस्टेंस इस M1 का रेडियस बनेगा। मीन्स बाइनरी स्टार सिस्टम में बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल रिवॉल्व इन सर्कल विथ रेडियस इक्वल टू दिस डिस्टेंस।
सो M1 जो है M1 इसमें मूव करेगा और M2 जो है M2 इसमें मूव करेगा। M2 बड़े वाले सर्कल में और M1 छोटे वाले सर्कल में, सच दैट M1 और M2 हमेशा एक दूसरे के सामने ही रहेगा। इसका मतलब M1 अगर ऊपर जाएगा तो M2 नीचे आएगा, M1 अगर नीचे जाएगा तो M2 ऊपर जाएगा। सो M1 and M2 are always in front of each other, are always in front of each other। दूसरा, रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मास एंड सेंटर ऑफ मास। और लास्ट पॉइंट, ये सर्कल में घूम रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यही ग्रेविटेशनल फोर्स देगा। सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। सो अगर ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि m1v स्क्वायर r1 इज इक्वल टू gm1m2 बाय r1 प्लस r2 स्क्वायर। यहां से v की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही दूसरे वाले के भी वेलोसिटी निकाल लोगे, दूसरे वाले के लिए वैसे ही होगा, m2v स्क्वायर बाई r2 इज इक्वल टू gm1m2 बाई r1 प्लस r2 स्क्वायर। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी और यहां से v2 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से तुम्हारा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू निकालोगे उसके बाद, तो ओमेगा की वैल्यू सेम आएगी, वेलोसिटी की वैल्यू बस अलग अलग आएगी। ओमेगा की वैल्यू सेम आने का मतलब यह है कि दोनों का टाइम पीरियड विल बी सेम। ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू ओमेगा 2, टाइम पीरियड दोनों का सेम ही रहेगा इसमें। सो दिस इज योर बाइनरी स्टार सिस्टम। ये तुम्हारा ओवरऑल पूरा सो यहां पे रॉड है अल्फा से लेकर के L प्लस अल्फा तक, और यहां पे एक मास रखा हुआ है ओरिजिन पे। बोला गया कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है। सो यहां से x पे चले जाओ और एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dx विड्थ का। साथ ही साथ ये बोल रखा है कि मास पर यूनिट लेंथ जो है वो a प्लस बी एक्स स्क्वायर है। सो मास पर यूनिट लेंथ भी वेरिएबल है। सो इस एलिमेंट और इसके बीच में फोर्स देखो, तो वो फोर्स होगा g इंटू इसका मास, दैट इज लैम्डा इंटू लेंथ, लैम्डा इंटू लेंथ, ये हो गया इसका मास, इंटू m बाई आर स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। सो ये इंटीग्रेट होगा तुम्हारा अल्फा से लेकर के L प्लस अल्फा तक। ठीक है, बस इसको इंटीग्रेट कर देना और इसमें लिमिट्स डाल देना। इंटीग्रेट करने के लिए प्लस को अलग अलग कर लेना, मतलब ये हो जाएगा g ma बाई एक्स स्क्वायर dx और दूसरा टर्म होगा gmb dx, अल्फा से लेकर के L प्लस अल्फा तक। ये इंटीग्रेट कर लोगे पावर रूल से, ये तो x ही है, इसका इंटीग्रेशन दूसरे वाले का। लिमिट्स इसमें ये आ जाएगा -1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन x। लिमिट पुट कर लेना, लिमिट पुट करोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हटाओ इसको मैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि इन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो रिंग की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड लिख लो। रिंग की वजह से इस पॉइंट पे कितना है ग्रेविटेशनल फील्ड, gmx दैट इज √3r बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
3/2 gmx अपॉन r² प्लस x², 3/2 इंटू m फील्ड इंटू मास। बस इससे तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है ना, कर लोगे ना अब? बस यही था, फील्ड इंटू मास से। क्वेश्चन नंबर 4। सर बता दीजिए। सर नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि देयर आर टू स्फेरिकल सेल्स ए एंड बी बोथ हैविंग सेम सरफेस मास डेंसिटी। दोनों का सरफेस मास डेंसिटी जो है वो सेम है, तो मतलब सिग्मा की वैल्यू सेम है। सिग्मा इज सेम फॉर बोथ। नाउ उन दोनों का जो पोटेंशियल है सेंटर पे उसका रेशियो 3:4। सो पहले वाले का पोटेंशियल क्या होगा? gm1/r1 और दूसरे वाले का gm2/r2। ये दिया हुआ, ये 3:4 है। अब अगले स्टेप में ये बोला जा रहा है कि नाउ द टू सेल्स कोलिज टू फॉर्म अ सिंगल वन सच दैट सरफेस मास डेंसिटी रिमेन सेम, देन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट एन इंटरनल पॉइंट ऑफ द न्यू सेल विथ रिस्पेक्ट टू द सेल ए इज इक्वल टू। तो नया सेल जो इन दोनों को मिलाने से बन रहा है उसका पोटेंशियल डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ ए, इसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले यहां से देखो, यहां से अपने को मिलेगा m1r2 बाई m2r1 इज इक्वल टू 3/4। ये सबसे पहला रिलेशन। उसके बाद दोनों की मास डेंसिटी जो है सेम है। मास डेंसिटी सेम है मतलब m1/4πr1² इज इक्वल टू m2/4πr2²। मास बाय सरफेस डेंसिटी, स्फीयर का सरफेस एरिया इतना ही होता है। सो यहां से तुमको रिलेशन मिल जाएगा m1r2² इज इक्वल टू m1r1²। अब बोला जा रहा है कि दोनों को मिला करके तीसरा बनाया जा रहा है, तो दोनों को मिला करके अगर तीसरा बनाया जा रहा है तो दोनों का मास सेम होगा। सो जो नया वाला मास हो रहा है, नया वाला जो मास बन रहा है इन दोनों को मिलाने से, वो इन्हीं दोनों के मास के बराबर होगा। दैट इज m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। सो ये हो जाएगा सरफेस मास डेंसिटी मतलब सिग्मा इंटू 4πr² इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr1² प्लस सिग्मा इंटू 4πr2²। ये बोला जा रहा है कि तीनों का जो सरफेस डेंसिटी वो सेम ही है, तो तीनों का सरफेस डेंसिटी को सेम कर दिया मैंने। सो सिग्मा सिग्मा कट गया, 4/4π कट गया। सो यहां से एक और रिलेशन निकल के आया जो कि है r² इज इक्वल टू r1² प्लस r2²। सो m1/r2/m2/rn इज इक्वल टू 3/4 है और ये रिलेशन भी है, इसको डालो इसमें। तो अगर इसको इसमें डालोगे तो m1r2/m2r1 ये हो जाएगा r1/r2। यहां से मिलेगा r1/r2 इज इक्वल टू 3/4। इस चीज को इधर यूज किया है मैंने। ठीक, अब वो रिलेशन बचा है और ये रिलेशन बचा है, इन दोनों का यूज करते हैं उसके लिए। तो मैं राइट साइड को मिटा रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट साइड को मिटा रहा हूं। So potential of new cell that is Gm by R by potential of A that is Gm1 by R1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो ये हो जाएगा mR1 by m1R। ठीक है, नहीं सही है। सही सही है ये। सो m की वैल्यू पुट करते हैं। सो m की वैल्यू है सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा सिग्मा कट जाएगा मतलब ये मिल जाएगा r1³ बाई r3
सॉरी, ये मिल जाएगा तुमको सिग्मा इंटू 4 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब ये मिलेगा आर स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर। एम और एम वन की वैल्यू पुट करोगे तो ये जो रिलेशन ये मिल जाएगा आर स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर। आर की वैल्यू ऊपर वाले से डालो इसमें, तो मिलेगा ये आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर। अब आर टू की वैल्यू इधर से उठा के डालो इसमें। आर टू की वैल्यू जो है 4/3R1 है, 4/3R1 डालोगे इसमें, तो 4/3R1 डालोगे तो क्या मिलेगा, R1 स्क्वायर प्लस 16/9R1 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर 25/9। सर वो आ जाएगा 5/3 क्योंकि रूट लेंगे ना। सर वो हो नहीं आएगा R1 R/R1 क्योंकि M2 हो गया ना सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अरे सर ने दूसरा वाला R भी वहां भेज दिया इस वजह से बात। यहां पे ये आर स्क्वायर होगा, ये R1 R हो, R/R1 आएगा एक्चुअली में, भी स्क्वायर कर दिया था मैंने। तो यहां पे रूट लेना पड़ेगा, यहां पे भी रूट लेना पड़ेगा, ये भी रूट में आएगा, 5/3 तो 5:3 आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यहां पे स्क्वायर जो है वो ज्यादा हो गया था, R/R1 आएगा। M की वैल्यू जब रखेंगे तो R स्क्वायर का टर्म है ना इसमें, एक R नीचे वाले R से कट जाएगा तो R/R1 होगा। ठीक है, अब सही है। सो 5:3 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। हो गया ये। सारे हो गए बाकी रहने। इसके बाद सो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि यहां पे एक अर्थ का सरफेस है और यहां से एक प्रोजेक्टाइल फायर किया जा रहा है KV0 एंगल KV0 के साथ। तो पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा ये अर्थ से। सो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितना है, -gmm/r प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ KV0 का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी मान लो यहां से ये हाइट h तक पहुंचा है, तो ये हो जाएगा -gmm/h। सेंटर से हाइट मैंने माना है, यही अपने को कैलकुलेट करना है। सो यहां पे V0 की वैल्यू रखते हैं। सो ये हो जाएगा -gmm/r प्लस ½ k स्क्वायर, और स्केप वेलोसिटी जो है वो V0 है, डेट इज √2gm/r। मतलब ये हो जाएगा gm/r इज इक्वल टू -gmm/h। सो gmm कट गया, और h को वो कर लो, तो इधर से मिलेगा 1/h इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, यहां पे ये मिलेगा 1/r माइनस k²/r। सो यहां से मिलेगा 1/h इज इक्वल टू 1 माइनस k²/r। इसको उल्टा कर लो, उल्टा कर लोगे तो r/1 माइनस k² हो जाएगा, डेट इज ऑप्शन सी। ओके सर। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 सर ये वाला बता दीजिए। नहीं हो सकता। सर हो गया। सर 6 बता दीजिए। इसको हटाऊं मैं, यस सर। यस सर। सर T sin का ग्रेविटेशन क्या आ जाएगा और T cos थीटा। इसका एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी बनाओ। इसके एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेस दिखेंगे तुम्हें। एक तो यहां से टेंशन T, और एक यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि है gmm/a-x²। और कोई फोर्स है, ग्रेविटी। एक है यहां पे ग्रेविटी,
तो ये हो जाएगा mg। सो ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं यहां पे, और ये एंगल जो है ये एंगल है थीटा। अपने को थीटा कैलकुलेट करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दोनों का रिजल्टेंट ही ये t है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो परपेंडिकुलर हो गया GMM बाई a माइनस एक्स स्क्वायर, और बेस हो गया mg। आगे नहीं है डायरेक्टली, Yes, sir. ये वाला आएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये बेस वाला कंपोनेंट, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हो गया सर। अब 7th में सील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा यहां पे, जैसे कंडक्टर में हुआ करता था। कंडक्टर में बोलते थे ना अपन कि बाहर का फील्ड जो है अंदर नहीं आएगा, सील्ड कर लेता है अपने आप को। मास के साथ कोई सील्डिंग इफेक्ट नहीं होता है। मास के साथ नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जोड़ोगे, ठीक है? तो अगर दोनों को जोड़ोगे तो हॉलो स्फीयर की वजह से अंदर फील्ड तो 0 है, क्यूब की वजह से कुछ ना कुछ फील्ड रहेगा, तो ओवरऑल क्या नेट फील्ड नॉन जीरो है। और जब पोटेंशियल की बारी आएगी तो दोनों का ही पोटेंशियल एडअप होगा, सो फील्ड इज नॉन जीरो एंड पोटेंशियल इज ऑल्सो नॉन जीरो। इस वजह से ये सी होगा, यहां पे ये नॉट जीरो है, सील्डिंग इफेक्ट यहां पे नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी में सील्डिंग इफेक्ट नहीं लगाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Yes, sir. हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। Yes, sir. यस सर। पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया ही था रिंग का, उसी के हेल्प से एनर्जी कंजर्व करना है। इनिशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा? -gmm बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी gmm अपॉन r प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0 क्योंकि ये रिलीज किया जा रहा है, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज -gmm अपॉन r प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर। निकल जाएगा सेंटर वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, तो ये तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9। हो गया सर। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पूछा जा रहा है, तो mv2 माइनस v1 लगा दोगे Yes, sir. और v2 होगा -gm अपॉन r। r मतलब एक के लिए तुम्हारा कितना है हाइट, 3 टाइम्स हाइट लिया जाया जा रहा है ना, 4r पे ले जाया जा रहा है। तो एक के लिए हाइट, एक के लिए r की वैल्यू होगी 4r और दूसरे वाले के लिए r की वैल्यू होगी r के बराबर। फाइनल पॉइंट विल बी 4r, इनिशियल पॉइंट विल बी r। तो -gmm बाई r का डिफरेंस ले लोगे। यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई यूज नहीं है, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई यूज नहीं है। अर्थ को एज ए सॉलिड स्फीयर समझो और सॉलिड स्फीयर समझ करके फिर उसमें फॉर्मूला लगाओ पोटेंशियल का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूज तभी है जब अपन फील्ड की बात करते हैं या फोर्स की बात करते हैं। पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी की जब बात होती है तो उसको हमेशा सॉलिड स्फीयर लेकर के चलना है, उसके फॉर्मूलेज लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, हो गया सर। तो क्वेश्चन नंबर 10 to 20 चलो सॉल्व करो। 10 से लेकर 20 तक 15 मिनट में दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करो। नाउ अनदर पार्टिकल विच इज ऑल्सो डेंस 3 × 10⁸ kg is placed on the axis with x0 is equal to 6 meter from the center. Neglect all other forces except gravitational interaction. Determine the speed
व्हेन इट क्रॉसेज थ्रू द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग। तो एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 6 है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 है, ये दे रखी है, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एम एम कट गया, वी की वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू रख दो, एम की वैल्यू रख दो, वी की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 पहले वाले की तरह। ये बस मासेस बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, सही वाला बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड मिल्की वे गैलेक्सी एंड मिल्की वे गैलेक्सी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लॉट ऑफ स्टार्स। सन की तरह ही बहुत सारे स्टार से मिलकर के बना हुआ है। सो रेडियस ऑफ द सन इज 10⁻20 मीटर। सो इफ टाइम पीरियड ऑफ द सन इज 10⁻15 सेकेंड, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टार्स आर देयर इन द गैलेक्सी। तो ये तुमने क्वेश्चन देख के छोड़ दिया होगा, पढ़ा ही नहीं होगा इसमें तुमने। सो यहां पे गैलेक्सी है और इसके अराउंड सन घूम रहा है, जिसका रेडियस जो है वो दे रखा है 10⁻20 मीटर। सो अगर ये घूम रहा है सर्कल में तो उसको सेंट्रिपिटल मिल रहा होगा कुछ ना कुछ, जो सेंट्रिपिटल ये गैलेक्सी दे रहा होगा। सो जी एम एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम से एम कट गया। सो बोला जा रहा है कि गैलेक्सी का जो कॉम्पोजिशन है उसमें सन की तरह ही बहुत सारे स्टार्स हैं। तो मान लो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स आर एक्स, तो मास कितना हो जाएगा x इंटू 2 इंटू 10⁻30। एक स्टार का मास दे रखा है, x स्टार्स अगर माने अपन तो x इंटू इतना इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर दैट इज 2 पाई बाई टी का स्क्वायर इंटू आर क्यूब। इसको मैं उधर ले गया। टी की वैल्यू दे रखी है 10⁻15, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 दे रखी है, आर की वैल्यू 10⁻20 दे रखी है, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, सारी वैल्यूज दे रखी है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 3 इंटू 10⁻11। सो ए विल बी 11। क्वेश्चन सॉल्व। अब बताओ, देख के छोड़ा ना, पूरा पढ़ा नहीं ना तुमने डिटेल से कि क्या क्वेश्चन था। Yes, sir. हाँ तो छोड़ना चाहिए ऐसे अजीबोगरीब टाइप के जब सवाल आते हैं तो पहले नजर में छोड़ना चाहिए, दूसरी नजर में फिर कैच करना चाहिए कि अच्छा क्या पूछा जा रहा है। अनट्रेडिशनल क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट में जितना कम मतलब अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अजीबोगरीब टाइप लग रहा है, स्किप करो भाई एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सेल्फ एनर्जी निकालना है, ये डिसेंबल करने का एनर्जी -3/5 GM स्क्वायर बाई आर होगा आंसर। वैल्यूज पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये तो अभी क्लास में बताया था, क्लास में बताया था ना, ग्रेविटेशनल पुल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। उसी से करना है इसको, हो जाएगा ना ये। Yes, sir. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए तुम्हारे कंप्लीट एग्जैक्टली ऑन टाइम। ये तुम्हारा ग्रेविटेशन टॉपिक है। तो तुम देख सकते हो ग्रेविटेशन टॉपिक में मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े लगते ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा आने वाला कोई भी चैप्टर होगा इसी तरीके से होगा, हर चैप्टर में मैकेनिक्स के कुछ ना कुछ चीजें आती रहेंगी। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में फ्लूइड लेंगे अपन, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, चलो क्लास एंड करते हैं यहीं पे।